नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 18वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आदर्श हिंदू होटल के सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने ब्लॉग में दिया हुआ है और उसी के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अन्य कहानियों का लिंक और उपन्यासों का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का 18वां अध्याय। दूसरे दिन सवेरे ही हजारी नया पाड़ा के लिए रवाना हो गया। चाकदा स्टेशन तक बेशक रेल से आया और बाकी रास्ता पैदल ही चला। उसी तरह बड़े बड़े इमली के पेड़ और जंगल में दिन रहते इस समय अंधेरा बना रहता है। हजारी को याद आया उस बार जब वह इस रास्ते से गुजरा था, तब तुरंत ही उसकी रानाघाट वाली नौकरी छूट गई थी। पास में पैसे नहीं थे। पैदल चलकर वह इसी रास्ते से नौकरी ढूंढने गया था और आज बहुत फर्क हो गया। इस समय वह रानाघाट बाजार के 2 बड़े होटलों का मालिक है। उसके नीचे 10-12 आदमी काम करते हैं और जिस लड़की के चलते आज उसकी ऐसी उन्नति हुई, उसका एक बूंद बदला चुकाना भी उसके लिए संभव नहीं। अच्छी बेटी तो बड़े आदमी की है, इसके अलावा उसका ब्याह हो चुका है। हजारी उसको दे भी कह सकता है, लेकिन उसके बदले जो 2 एक भोली भोली भाली लड़कियां और गरीब लड़कियां हैं उसके संपर्क में आई, वह उनका भला करने की कोशिश तो कर सकता है। नया पाड़ा की ग्वाला बहू उन्हीं में से एक है। नया पाड़ा पहुंचते पहुंचते लगभग 9 बज गए। अचानक गांव के अंदर न जाकर हजारी रास्ते के किनारे इमली के पेड़ के नीचे खड़ी किसी की बैलगाड़ी पर जा बैठा। सारे बदन में पसीना घुटनों तक भरी धूल है। सोचा थोड़ा सुस्ताकर पसीना मर जाने पर सामने के गड्ढे में पांव धोकर पैरों में जूता पहनकर भले आदमी की तरह गांव में जाना ही ठीक है। अधेड़ उम्र का एक राही यशोहर की ओर से आ रहा था। हजारी को देखकर पास आकर उसने पूछा, दिया सिलाई है? बैठिए। आप लोग? ब्राह्मण। प्रणाम करता हूँ, जरा पैरों की धूल दीजिए ठाकुर जी। आदमी का नाम है कृष्णलाल, जाति का शंखारी है, पूर्व बंगाल का रहने वाला है। बातचीत में पूर्व बंगाल की बोली का खासा प्रभाव है। बनगांव में इच्छामती के किनारे उन लोगों की शंख लदी एक बड़ी नाव लंगर डाली हुई है। कृष्णलाल पैदल चलकर इस ओर के गांव और खरीदारों का अंदाज लगाने के लिए बाहर निकला है। काम का आदमी ज्यादा देर बैठता नहीं। एक बीड़ी सुलगाकर खत्म होने के पहले ही कृष्णलाल ने उठना चाहा। बातचीत में उलझाकर हजारी ने उसे बैठाए रखा। जो आदमी बनगांव से 17 मील पैदल चलकर रोजगार की जांच के लिए बाहर निकला है, हजारी को उस पर असीम श्रद्धा है। रोजगार कैसे किया जाता है इसे आदमी जानता है। हजारी ने पूछा, गांजा वाजा चलता है? मेरे पास है। कृष्णलाल हंसकर बोला, ठाकुर जी अगर दया करके प्रसाद दें तब तो सौभाग्य की ही बात है। तब बैठो, एक चिल्लम तैयार करता हूँ। यह नहीं कि हजारी बहुत ज़्यादा गांजा पीता है, लेकिन सही साथ संग मिल जाने पर एक आध चिल्लम पी लेता है। आजकल रानाघाट में गांजा पीने की सुविधा नहीं है। होटल के सब लोग उसका आदर करते हैं। इसके अलावा नरेन है। इन्हीं सब की वजह से होटल में यह धंधा नहीं चलता। घर पर तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ टैम्पी है। इसके अलावा जिस तिसके साथ भी गांजा पीना ठीक नहीं है, मान नहीं रहता इससे। आज मन माफिक साथी पाकर हजारी ने खुशी खुशी अच्छी तरह से चिल्लम तैयार की। भलमनसी के नाते हजारी ज्यों ही चिल्लम कृष्णलाल के हाथ में देने लगा, उसने दांतों से जीभ काटकर हाथ जोड़कर कहा, बाप रे, आप लोग देवता हैं, पहले प्रसाद कर दीजिए। बातों ही बातों में हजारी ने अपना भी परिचय दिया। कृष्णलाल खुश हुआ। वह ऐसे वैसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अपनी ही कोशिश से रानाघाट के बाजार में वह 2-2 होटलों का मालिक है। उसके साथ बेशक गांजा पिया जा सकता है। हजारी ने कहा, तुम तो रानाघाट जाओगी, हमारे ही होटल में ठहरना। रेल बाजार में मेरा नाम लेने से ही सब लोग बतला देंगे, लेकिन पैसा मत देना, मैं पुर्जा लिखे देता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात हो चुकी है। कृष्णलाल ने फिर हाथ जोड़कर कहा, जी इसके लिए माफ़ करना मालिक, ठहरूंगा आप ही के होटल में, लेकिन बिना पैसा दिए खाना नहीं खा सकूंगा। रोजगार का यह कायदा नहीं, वाजिब ले वाजिब दे। ऐसा ना होने से रोजगार नहीं चलता। यह हुक्म ना कीजिएगा ठाकुर जी। अच्छा, तब जैसा तुम ठीक समझो। कृष्णलाल ने एक बार फिर पाँव की धूली लेकर प्रणाम करके चला गया।
गांव में जाकर हजारी ने श्रीचरण घोष का घर ढूंढ निकाला। श्रीचरण घोष घर पर ही था। हजारी को देखकर तुरंत ही पहचान गया। इन सब जगहों में भूले भटके ही लोग आते हैं, इसी से लोगों के चेहरे बहुत दिनों तक याद रहते हैं। खबर पाकर बहू दौड़ी आई, गले में आंचल डालकर प्रणाम करके बोली, ताऊजी आपने तो कहा था 2 महीने के अंदर आएंगे, अब 2-2.5 बरस हो रहे हैं, इतने दिनों बाद बेटी की याद आई? हाँ बेटी याद तो आई, आओ सावित्री समान हो, अच्छी तरह से तो हो बेटी? हाँ अब एक तरह से ठीक हूँ। कुसुम दीदी से मुलाकात हुई थी, वह अच्छी तरह से है? हाँ अच्छी है। मेरे बारे में उससे कहा था? हजारी मुश्किल में पड़ा। उस बार उसके यहाँ से जाने के बाद उसने बहुत दिनों तक गोपाल नगर में नौकरी की। उसके बाद कितने ही दिन बाद वह रानाघाट जाकर कुसुम से मुलाकात हुई। इसकी बात उसे याद ही नहीं थी। हाँ रे ठीक से याद नहीं, कहा था कि नहीं, तरह तरह के कामों में फंसा रहता हूँ, हर वक्त हर बात तो याद नहीं रहती। बूढ़ा भी तो हो गया हूँ बेटी। बूढ़े तो नहीं फूफा जी, मेरे फूफा जी से तो आप कितने ही छोटे हैं। किससे? गंगाधर से। हाँ गंगाधर तो मुझसे कम से कम 16-17 साल बड़ा है। बैठिए ताऊ जी, मैं आपके हाथ पांव धोने के लिए पानी लाऊं। श्रीचरण घोष तंबाकू सजा लाया और हजारी के हाथ में देकर बोला, आप तो दादा ठाकुर हैं, बहू माँ के बाप के गांव के आदमी हैं। उस बार आपके चले जाने पर हम लोगों को सब मालूम हुआ। बहू माँ ने सब परिचय दिया। हजारी ने कहा, वह बहू के बाप के गांव का नहीं बल्कि उसकी बुआ के ससुराल के गांव का आदमी है और बहू के बाप के घर वालों से उसकी बहुत दिनों की जान पहचान है। श्रीचरण, दादा ठाकुर हम लोग छोटी जाति के हैं, कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन इस बार जब आपके पैरों की धूली दी है तो 2-4 दिन यहाँ रुकें। रुक कर क्यों न जाइए, बहू माँ की बड़ी इच्छा है, आप 2 दिन यहाँ ठहरिए, मुझे कहने को कहा है आपसे। हजारी यहाँ रिश्तेदारी का न्योता खाने तो नहीं आया था, यहाँ तक कि आज शाम को ही यहाँ से रवाना हो जाना पड़ेगा। 2 बड़े होटलों का काम है, उसके ना रहने से गड़बड़ हो जाएगी। नरेन चाहे जितना भी काम समझ गया हो, पर है तो भी बच्चा, उस पर 2 होटलों की नकदी की जिम्मेदारी डाल देना ठीक तो नहीं है। भोजन बनाते समय बहू ने भी ठीक वही बात की। इस बार 2 दिन रुकना पड़ेगा, जाने की ऐसी हड़बड़ी क्या है। उस बार ठीक से सेवा यत्न भी ना कर सकने पर उन लोगों को मन में दुख है, इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। हजारी ने हंसकर कहा, बेटी उस बार 2 दिन रुक जाने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इस बार इच्छा होने पर भी वैसा नहीं कर सकता। हजारी की बात के भाव से बहू अवाक होकर उसका मुंह देखती ही बोली, क्यों ताऊ जी, इस बार क्यों ना रुक सकेंगे, क्या हुआ है? याद है उस बार मैंने कहा था ना कि मेरे पास नौकरी नहीं है, इस बार नौकरी मिल गई है तो मैं समझ गई, अच्छा तो है, भगवान ने अच्छा ही किया। कहाँ ताऊ जी? गोपाल नगर में। ओ तो इसलिए आप इस रास्ते से पैदल जा रहे हैं। ठीक समझा है बेटी, मेरी बेटी की बहुत अकल है। बहू शर्मीली हंसी हंसकर बोली, आह इसमें भला बुद्धि की क्या बात है ताऊ जी। अच्छा तुम हंसियाँ देख कर काटो, जरा उंगलियाँ कट जाएंगी, अब झींगा मछलियों को धो डालो। गोपाल नगर में कहाँ नौकरी की है ताऊ जी? कुंडुओं के हैं, वे लोग शायद बहुत बड़े आदमी हैं। बेशक, नहीं तो देहात में कोई रसोईया रखता है, बहुत बड़े आदमी हैं। उन लोगों के यहाँ पूजा होती है ताऊ जी? खूब धूमधाम से होती है, बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, यात्रा, सत्यनारायण और शनि की कथा। इस बार पूजा के समय आप मुझे ले जाकर दिखा लाएंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ बैलगाड़ी है, उसी पर दोनों बाप बेटी चले जाएंगे। देख सुनकर अगले दिन लौट आऊँगी। क्यों? ठीक है, लेकिन ले जरूर जाइएगा, बात पक्की रही। मैं कभी कहीं नहीं गई ताऊ जी, बाप के घर का गांव और ससुराल का गांव बस। मेरा बड़ा मन होता है कि कहीं जाकर देखूं सुनूं, लेकिन मुझे ले कौन जाता है। हजारी के मन में बड़ी तकलीफ हुई, इस लड़की को एक बार शहर बाजार दिखलाना ही होगा। उसने समझा कर कहा, उससे जो हो सकेगा वह जरूर करेगा, बात पक्की रही। एक बार तंबाकू पीकर उसने कहा, बेटी उन रुपयों की बात याद है? हाँ ताऊ जी, आपको रुपये की ज़रूरत है? कितना दे सकोगे? उस समय तो 80 रुपये थे, इन 2 बरसों में 20 रुपये और हो गए। कैसे हुए बेटी? बहू ने अपना शर्माया हुआ चेहरा झुकाकर कहा, आपके दामाद अच्छे आदमी है, पिछले साल तंबाकू की खेती में 2 पैसों का मुनाफा कमाए थे, उसमें से 20 रुपये मुझे देकर कहा, छोटी बहू रख लो, ये रुपये तुम्हारे हैं। ठीक है, सारे रुपये मुझे दे दो, ले जाइए, मैंने तो उस बार भी कहा था, अच्छे मन से दे रही हो तो। ऐसी बात ना कहिए ताऊ जी, अगर मेरे बाप की उम्र के ब्राह्मण देवता हैं तो कानी कौड़ियाँ आपके हाथों में देकर अविश्वास करूँ, ऐसी मति भगवान मुझे कभी ना दे। लड़की के सरल विश्वास से हजारी की आंखों में आंसू भराए। उसने कहा, ठीक है, दे देना, सूद कितना लोगी? जो आप दे देंगे, हमारे गांव में रुपये 2 पैसे का रेट है, मैं वही तुमको दूंगा।
हजारी खाने बैठा तो सिर्फ यही सोचता रहा कि कुल 100 रुपये के मूलधन पर वह इस लड़की को मुनाफे का ज़्यादा तो नहीं दे सकेगा। वह उसे हिस्सेदार तो जरूर बना लेगा, लेकिन 100 रुपये पर साल में मुनाफे का कितना हिस्सा उसे मिलेगा। हजारी की इच्छा है कि वह उसे और कुछ ज़्यादा दे। रेलवे होटल के हिस्से में तो और किसी का नाम देने का उपाय नहीं तो बाजार के होटल में वहाँ की आमदनी ज़्यादा होती। खाने पीने के बाद थोड़ी देर आराम करके हजारी रवाना हो गया। जाने से पहले बहू ने हजारी को 100 रुपये दे दिए। राना घाट से ही हजारी टिकट लगाकर एक हैंड नोट लेता आया था। उस पर रुपयों की तादाद लिखकर उसने दस्तखत कर दिए। हजारी को लड़की के लिए बड़ी ममता हुई। जाने के समय उसने बार बार कहा, याद रखना बेटी, इस बार जब मैं आऊँगा तो तुमको शहर घुमा लाऊंगा। गोपाल नगर? नहीं, जहाँ तुम कहो। अब कब आएंगे? देखूँ, हो सकता है इस बार ज़्यादा देर ना हो। यहाँ से रेल बाजार नज़दीक है, 2 कोस के अंदर ही। हजारी की बड़ी इच्छा हुई कि उस बार बेल बाजार में उसने जिस मोदी की दुकान में आश्रय लिया था उससे एक बार भेंट करे। चांदनी रात है। रात के आखिरी पहर में ही अगर बेल बाजार से चलेगा तो 8 बजे तक राना घाट पहुँच जाएगा। बेल बाजार के मोदी ने हजारी को देखकर पहचान लिया। आदर के साथ ठहरने की जगह बना दी। तंबाकू बनाकर ब्राह्मणों के हुक्के का पानी बदलकर हुक्का उसके हाथ में देता हुआ बोला, पीजिए ठाकुर जी। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? उस बार तो आप नौकरी की तलाश में निकले थे। हाँ, उस बार नौकरी मुझे मिल भी गई थी, गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ। ओह, तब तो ठीक है। गोपाल नगर के कुंडू बाबू इस इलाके के नामी आदमी हैं। सुना है आदमी भी बड़े अच्छे हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं ठाकुर जी? 10 रुपये और खाना कपड़ा। छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं? अभी गोपाल नगर नहीं जाएंगे? नहीं, अब मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं है? मोदी दुखी हुआ। अब नौकरी नहीं रही तो अब क्या? हजारी अपने होटल की सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। दुकानदार पक्का रोजगारी है, इससे यह बात कहने में सुख है। वह जानता है कि रोजगार किसको कहते हैं। रात के 8:30 बज गए हैं। हजारी की बातें सुनकर मोदी उसे दूसरी ही नज़र से देखने लगा है। उसने आदर के साथ कहा, ठाकुर जी रात हो गई है, मैं रसोई का इंतजाम किए देता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरी दुकान की चीज़ों के लिए आप एक पैसा भी नहीं दे पाएंगे। यह कैसी बात है? नहीं ठाकुर जी, अब तो आप राह चलते ग्राहक नहीं हैं, मेरी ही तरह रोजगारी है, मेरे मित्र हैं। आपने दया करके मेरी दुकान पर पैरों की धूल दी है। मुझसे जो हो सकेगा वही विदुर के 2 दाने आप खा जाइए। फिर जब आप राना घाट में आपके होटल में खाऊंगा, आप मुझे खिलाइएगा। हजारी जानता है इस इलाके का यही तौर तरीका है। रोजगारी लोग आपस में काफ़ी सहानुभूति और आदर इन देहाती इलाकों में अब भी बना हुआ है। राना घाट जैसी शहरी जगहों में होड़ की आबो हवा में यह चीज़ तो जाने कब खत्म हो गई। रात में दुकानदार ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर दिया। घी मैदा ले आया, पूरियां तलकर खानी होंगी। हजारी का कोई हील हवाला नहीं चला। जाने कहाँ से एक रोहू मछली ले आया, ताज़ा परवल, बैगन, लगभग आध सेर गाढ़ा दूध, बेल बाजार का बढ़िया संदेश। हजारी बेहद शर्मिंदा और संकुचित हो गया। ऐसा जानता तो वह यहाँ आता ही नहीं। बेमतलब बेचारे को सजा देना, और अगर यह बात उससे कही जाए तो वह बड़ा दुखी होगा। इस तरह की स्वार्थ रहित अतिथि सेवा शहर बाजार में हजारी को नज़रों में भी नहीं पड़ती। इन सारे देहाती इलाकों में यह अब भी बना हुआ है। हो सकता है 2-10 वर्षों में यहाँ भी ना रह जाए। दूसरे दिन सवेरे हजारी ने दुकानदार से विदा जरूर ली, लेकिन राना घाट ना आकर पांव प्यादे गोपाल नगर की ओर चल पड़ा, अपने पुराने मालिक के यहाँ। वहाँ उसके कपड़ों की एक पोटली आज भी पड़ी हुई है। ले आऊँ करके भी ले आना नहीं हो सका। रास्ते में दिन चढ़ाया। रास्ते के किनारे वन जंगलों से घिरे एक छोटे तालाब को देखकर हजारी को याद आया कि इसी के पास वह श्रीनगर सिमला गांव है। हजारी गांव के अंदर आया। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि उस बार उसने जिनके घर आश्रय लिया था उन भले मानस से मिलकर तब आगे बढ़े। बहुत दिनों के बाद जब इस रास्ते से आया है तो खोज खबर लेना जरूरी है। बिहारी बाड़ूजे घर पर ही थे। इन 2 वर्षों में उनका चेहरा मलेरिया से और भी जर्जर हो गया। माथे के सारे केश सफ़ेद हो गए। सामने के 2 दांत भी गिर गए। हजारी को देखकर बाड़ूजे महाशय ने पहचान लिया। देहाती अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं रखते। तुरंत ही हाथ पांव धोने के लिए पानी मंगवा दिया, और वह बात भी हजारी को जता दी कि कम से कम इस वक्त रुककर भोजन किए बिना उसके जाने का कोई उपाय नहीं। घर के सामने वाले नारियल के पेड़ से डाब तोड़ने के लिए, उसी वक्त पेड़ पर चढ़ने के लिए एक आदमी का बंदोबस्त भी किया। गांव में पहले ही ज्यादा आदमी नहीं थे। इन 2 वर्षों में गांव जैसे और जनशून्य हो गया है। हजारी को याद आया
बाड़ूजी महाशय के घर के उत्तर वाले बांस वन के पार उस बार एक घर गृहस्थ था। इस बार वहां सूना खंडर पड़ा हुआ है। बिहारी बाड़ूजी ने कहा, कौन? वह दुलाल? नहीं, उनमें से अब कोई नहीं है। दुलाल और उसका भाई नेपाल एक ही कार्तिक के महीने में मरे। दुलाल की बहू बाल बच्चों का हाथ पकड़कर बाप के घर चली गई और नेपाल ने तो शादी ही नहीं की थी। इसी से मकान गिर पिड़कर परती पड़ गया और सारे गांव की भी यही हालत हुई है। तो आपने तो आने को कहा था, आइए ना, इसी दुलाल के खंडर पर घर बनाइए, या चले आइए, रास्ते के किनारे वाली यह जमीन मैं आपको दिए देता हूँ। इस समय हमारे गांव में आदमियों की ज़रूरत है, आप आइए, मैं आपको धान की खूब अच्छी ज़मीन दूंगा और आम कटहल का बागीचा। कितना चाहते हैं? पूरब टोले में आम कटहल के बड़े बड़े बागीचों का जंगल पड़ा हुआ है। लोग नहीं है भाई, आम कटहल के बागीचे का भोग कौन करे? आप आइए, मैं आपको 4 बड़े बड़े बागीचे दिए देता हूँ। हमारे गांव की तरह खाने पीने की चीज़ों का सुख और कहीं नहीं पाइएगा, और इतना सस्ता। दूध कहिए दूध, फल मूल कहिए, मछली कहिए, सब सस्ता। हजारी ने सोचा, चीज़ें तो सस्ती ही होंगी ना, खरीदने वाले आदमी कहाँ हैं? उसके मन में एक बात उठी तो उसने बिहारी बाड़ूजी से पूछा, गांव में आदमी नहीं है तो सरसामान कौन तैयार करता है? यही तरकारी, दूध। बाड़ूजी महाशय ने कहा, आप बात नहीं समझे। भले आदमी मरे बिलाए जा रहे हैं, लेकिन खेतीहर मजदूरों की बढ़ती हो रही है। शिमला गांव के बाहर मैदान में आप खेतीहर, कावरी और बुनो लोगों के 100 घर देख पाएंगे। उन लोगों के लिए मलेरिया नहीं है। जितने रोग दोष हैं सब क्या भले आदमियों के लिए ही हैं। एक ही बार में रोग ने टोले के टोले उजाड़ दिए। बिहारी बाड़ूजी के 4 लड़के हैं। कई साल हुए उनके बड़े लड़के की शादी की है। उस लड़के की तंदुरुस्ती इतनी खराब है कि हजारी को लगा, अगर यह लड़का गांव में इसी तरह 2-3 साल और रहा तो बाड़ूजी महाशय की पुत्रवधू को मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी की ममता छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन उस लड़के के लिए घर छोड़कर कहीं जाने का उपाय नहीं है। जगह जमीन खेती बाड़ी का सारा काम उसे ही देखना होता है। बूढ़े बाड़ूजी महाशय तो एक तरह से अपाहिज हो गए। सिर्फ बड़े लड़के का ही भरोसा है। इसके अलावा लड़का कुछ ऐसा लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, बाहर जाकर कमा धमा सके। उसकी विद्या की दौड़ गांव की उच्च प्राथमिक पाठशाला तक है। सिर्फ उसी का क्यों, लड़के बच्चों का भी यही हाल है। फिर भी हजारी ने कहा, बाड़ूजी महाशय, एक बात कहूँ, अगर आप कुछ ख्याल न करें, आपके एक लड़के को मैं राना घाट ले जाकर होटल के काम में लगा सकता हूँ। धीरे धीरे एक खासी उन्नति कर सकता है। बिहारी, होटल में भात बेचना? नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम लोगों से वह सब ना होगा। हमारे वंश में वह काम कभी नहीं हुआ और वह काम हम नहीं कर सकते। और कुछ कहने का साहस हजारी को नहीं हुआ। श्रीनगर शिमला से बाहर आकर जब वह फिर बड़े रास्ते तक पहुंचा, तब पहले की तरह उसकी जान में जान आई। ऐसा निरुपद्रव निश्चिंत सुख मौत में शामिल है, और वह सुख उससे ना सहा जाएगा। गोपाल नगर पहुंचते पहुंचते 5 बज गए। गोपाल नगर में कुंडुओं के यहाँ पहुंचते ही हजारी की बड़ी खातिरदारी हुई। कुंडुओं के बड़े मालिक ने खुश होकर कहा, अरे ये तो हजारी ठाकुर है, कहाँ थे इतने दिनों तक? आइए आइए। घर की औरतें भी खुश हुई। हजारी ठाकुर के रांधने के बारे में आज भी आपस में बातें करती हैं। आदमी गुणी है, इस बारे में लोगों में मतभेद नहीं। ये लोग हजारी के पुराने मालिक हैं, इसलिए उसने भी उन लोगों को वाजिब इज्जत देने में कुछ उठा नहीं रखा। बड़े बाबू की स्त्री ने कहा, ठाकुर जी, आप तो 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे और 2 बरस तक आपका कुछ पता नहीं चला। मामला क्या है? तनख्वाह बाकी थी, वह भी आप लेने नहीं आए। क्या हो गया था? ये लोग ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं। रसोईया ब्राह्मण के लिए भी उस आदर को प्रकट करने में कृपणता नहीं करते। उस बार मछली मालिक की बेटी निर्मला का विवाह हुआ था, वह ससुराल में थी, तभी हजारी ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी थी। आजकल निर्मला यहाँ आई हुई है। उसने हजारी के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। आप तो खूब हैं। ससुराल से आकर मैंने देखा आपका पता ही नहीं है। उन्होंने विवाह के दूसरे ही दिन आपके हाथ का खाना खाया था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोगों के ठाकुर बड़े अच्छे हैं, एक दिन और उनके हाथ का खाना खाए बिना नहीं बनेगा। ओ माँ, आकर देखती हूँ कहाँ कौन है। कहाँ थे अब तक? उसी तरह का मांस बनाइए तो एक दिन। अब तो हम लोगों के यहाँ रहिएगा ना। इन लोगों से असली बात कहने में हजारी को तकलीफ मालूम है, फिर भी उसे कहना पड़ा। उसने निर्मला से कहा, बेटी, मैं तुमको मांस बनाकर खिला जाऊंगा। 2 दिन तुम्हारे यहाँ रहकर सभी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तब जाऊंगा। सारी बातें सुनकर बड़े मालिक बहुत खुश हुए। बोले, राना घाट के प्लेटफार्म का वह नया होटल आपका है? अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग रोजगारी आदमी हैं ठाकुर जी। हम इतना ही जानते हैं कि नौकरी करके कभी कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति है रोजगार में, फिर वह चाहे जो रोजगार हो। आप अच्छा खाना बनाते हैं, होटल का रोजगार ही आपके लिए ठीक रोजगार है। जिसे जो समझता है या जानता है, आपकी उन्नति होगी। चलते समय उन लोगों ने हजारी को एक जोड़ा धोती और चादर दी।
और उसकी जो तनख्वाह बाकी थी वह भी दे दी। हजारी तनख्वाह लेने तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा कहना उसे शोभा नहीं देता। आदर के साथ हाथ फैलाकर उसने रुपए और कपड़े ले लिए और गोपाल नगर से विदा ली।